वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिस्टोपिया टू रीजन में। आज हमारी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इट्स अ बुक टॉक बाय डॉक्टर पेनिशिया रिगार्डिंग एंशिएंट डीएनए एंड आवर प्लेस इन द ह्यूमन हिस्ट्री। तो इसके लिए लेट अस वेलकम ऑल द गाइस। सबसे पहले कोहराम सर, आपका स्वागत है स्ट्रीम में, और डॉक्टर जी पेनिशिया, नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कोहराम सर कि आज का ये जो टॉपिक है वही जी, एंशियंट डीएनए। इस पे हमने एक एपिसोड किया भी था भाई, आर्यन इन्वेजन थियरी को कैसे डिबंक किया जाता है, वो भी हुँ, हमने चेक किया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो मेरे ख्याल से एंशियंट डीएनए और उसकी ह्यूमन इवोल्यूशन और उसकी करंट ह्यूमन सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में, उसकी रिलेशनशिप मेरे ख्याल से डॉक्टर डेविड राइट ने बहुत ही क्लोजली और बहुत फैंटास्टिकल वे में तैयार की है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और जी, नीरज राय का भी नाम आता है इसमें। पर एब्सोल्युटली। सवाल ये है कि ये जो टॉपिक क्यों हम डिस्टोपिया टूरिज़्म पर ये टॉपिक रख रहे हैं, ये ज़रूरी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ना सिर्फ एक एक साइंटिफिक टॉपिक है, ये हाइली पॉलिटिसाइज्ड भी है। Anything to do with Aryan migration or Aryan invasion theory is also a political topic apart besides being a scientific topic. तो हम थोड़ा इसको पॉलिटिक्स साइड में रखकर साइंस साइंस को पहले अपनाते हैं और साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं डिस्पैशनेट तरीके से। हम अपने प्रेजुडिसेस बिल्कुल नहीं लगा रहे, ना हम राइट विंग की तरफ है ना हम लेफ्ट विंग की तरफ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सच कहीं ना कहीं बीच में है और वो बीच में जो सच है हम उसकी तलाश करते हैं। अब इसके लिए क्या टूल्स की ज़रूरत है, किन लोगों से आप गुफ्तगू करना चाहिए, किन लोगों के साथ आप बात करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करें, जैसे कि कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, आप उनसे बात करिए। जैसे कि अभी जिन साहब का नाम है कि डेविड राइस है, वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक्सपर्ट है, उनकी एक एक्सपर्ट फील्ड है। तो उस पर हम अगर बात करेंगे तो बेहतर हम ये होगा कि हम सच्चाई से तक पहुंचेंगे। आइडियोलॉजीज के से अपने आप को ब्रेन वॉश, मतलब आइडियोलॉजी से किसी एक कम्युनिटी या फिर हम हिंदुस्तान के लोगों को आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश करना कोई ठीक नहीं। मैं इसको नहीं मानता। ऑलरेडी लेफ्ट विंग ने काफ़ी कुछ ब्रेन वॉश किया है आर्यन इन्वेजन का। अब हम दूसरा एक्सट्रीम लेके जो है ब्रेन वॉश करना नहीं चाहते। सो थिंग्स आर वेरी स्पेकुलेटिव, चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। तो और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको थोड़ा और कंफ्यूज करना, जो हमारे डॉक्टर साहब करेंगे आज। डॉक्टर साहब, जी, आपका स्वागत है सर। बहुत क्योंकि बहुत स्वागत है डॉक्टर पेनिशिया आपका। मेरा ये मानना है कि जितने साइंटिस्ट रहते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोग। जी सर। और हमारे जो डॉक्टर पेनिशिया है, ही इज अ पीएचडी इन केमिस्ट्री एंड वेल वर्स्ड, understands the subjects, understands science very well. So welcome, Dr. Sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। या और मैं राज सर और कोरांग सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे प्रेजेंटेशन के लिए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। सो सर, क्या प्रेजेंटेशन चालू करें? इफ़ यू मे श्योर सर, अलाउ मी। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। सो मैं शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। शेयर स्क्रीन करना होगा, राइट सर? जी जी बिल्कुल, राइट। शेयर स्क्रीन करिए। अगर इसमें कोई वीडियो है तो नीचे आपको वीडियो का ऑप्शन भी रहेगा। जी जी, क्या आ गया। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? बिल्कुल 100% दिख रही है सर। आ गई आपकी स्ट्रीम, ओके, नज़र तो आ रही है स्ट्रीम। चलिए तो थोड़ा स्टार्ट आप, करते बिल्कुल सर, वंडरफुल। हैं। लेट्स ओके। बिगिन। हाँ, तो सो बिफोर बिगिनिंग दिस प्रेजेंटेशन, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो मैंने डेविड राइच की बुक से लिया है, जो आपको थंबनेल में भी दिखता होगा। ओके।
तो इसका चैप्टर नंबर 6 है द कोलिजन दैट फॉर्म्ड इंडिया। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके ऊपर इन्होंने चैप्टर लिखा है। और जेनेटिक पर्सपेक्टिव मतलब पिछले करीब ये 13 साल का रिसर्च है जो उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इसमें जो भी मैं कहूंगा वो डेविड राइच का ओपिनियन है, ये एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव है। और जैसे कोराम सर ने बोला कि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देखने चाहिए। ऑफ कोर्स बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री हमारे खुद के बायास होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री वैसे ही हो जैसे जिसमें हमारी अपनी हिस्ट्री या फिर अपने जो पूर्वज हो वो ग्लोरीफाइड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बट मैं जो आज पर्सपेक्टिव बताने जा रहा हूँ वो डेविड राइच की बुक से, मतलब एकेडमिक्स कैसे दिखता है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So I can understand कीर्ति वर्धन जी, not a problem, मगर उनका it's just a small typo, so it's okay. क्या हुआ? नहीं वो Okay. जो अच्छा, उसमें आर्यन स्लाइड में जो है इन्वेजन, AR आप डालना भूल गए थे, तो it's okay, there's just a small typo, so excuse us. It I happens, beg it your happens. pardon. It happens. I beg No, your it pardon. happens. Okay, anyways, so Yes, sir. yeah, the story begins with Indus Valley civilization. हमें पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो प्रॉपरली वेल प्लान्ड सिटीज थी, जो कि सराउंडेड थी वॉल से। इट वाज सराउंडेड बाय पेरीमीटर ऑफ वॉल एंड लेट डाउन ऑन ग्रिड्स। तो एक प्रॉपर आपको उसमें आपको प्रॉपर हाउसेस मिलेंगे, नहाने के लिए कॉमन बाथ थे, सीवेज सिस्टम थी। तो इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी। इनफैक्ट उस जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी प्लान सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, उनके पास एम्पल स्टोरेज ऑफ ग्रेन था, फूड सप्लाई एबंडेंट था। अगर आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हालांकि मेरे पास अभी वो पिक्चर नहीं है, पर आप अगर गूगल भी करोगे तो आपको दिखेगा ये सभी सिटीज जो थी इंडस वैली की, ये घग्गर रिवर पे के बेसिन में थी। तो घग्गर रिवर एक्चुअली अभी एक्सटिंक्ट रिवर है, काफी लोग उसको सरस्वती रिवर भी बोलते हैं, बट अगर आप एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसको घग्गर रिवर ही बोला जाता है। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन जो था वो क्राफ्ट्स पीपल का था। दे यूज्ड टू वर्क ऑन क्ले, गोल्ड, कॉपर, शेल, वुड। अगर आप देखोगे तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली ब्रॉन्ज एज एंड लेट ब्रॉन्ज एज में आती है। इसमें आयरन एज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की, उसको मेल्ट करने की टेक्निक उस टाइम तक डेवलप नहीं हुई थी। ओके, और उसके पीछे रीजन सिंपल है, आयरन के लिए आपको जो फर्नेस लगता है वो हायर टेम्परेचर का लगता है, तो इसलिए वहां पे डेवलप नहीं था। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लोग थे वो ट्रेड, कॉमर्स इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। अगर आप देखोगे कि काफी मेसोपोटामियन सिटीज में आपको इनके शेल और स्पेशली डेकोरेटेड ऑर्नामेंट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो इन्होंने इनके पास स्टोन वेट्स थे, मेजरमेंट सिस्टम थी। तो ये काफी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। और जो ट्रेडिंग पार्टनर थे उनके वो अफगानिस्तान, अरेबिया, मेसोपोटामिया एंड इवन अफ्रीका में आपको इसके ये मिलेंगे। उन्होंने काफी डेकोरेटिव सील भी जनरेट की थी। अगर आप देखोगे छोटी छोटी सील्स जिसमें पशुपति सिंबल होगा। राज सर और कोरम सर, आई होप आपने वो देखा होगा, राइट? इसको प्रोटोशिवा बोलते हैं। तो काफी लोग उस प्रोटोशिवा को लेकर ये बोलते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं कि कि ये आर्यन सिविलाइजेशन थी। बट अगर आप प्योर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये आर्यन सिविलाइजेशन नहीं थी। द रीजन इज, अगर मैं पूरा एकेडमिक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं अगेन, इसके पीछे ये रीजन था कि
आर्यन सिविलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो यूज ऑफ आयरन है, और यूज ऑफ आयरन वाज नॉट देयर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपने, हम लोगों ने फर्स्ट जो ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट जो माना जाता है वो ऋग्वेद है, और इसमें अगर आप देखोगे तो आयरन्स के आपको काफी सारे औजारों की भी एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडस वैली पीपल जो थे, तो ये नॉन वॉरियर क्लान थी, मतलब इनके पास युद्ध करने के शस्त्र नहीं थे। इनफैक्ट यू मे डिबेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, बट इनके पास हॉर्स भी नहीं थे। जो भी इनके पास कार्ड थे वो बुलक कार्ड थे। ओके, बट ऑफ कोर्स यू नो देयर माइट बी सम रिसेंट इंस्टेंसेस वेयर these things might be proven wrong. तो यस, मैं आगे जाने से पहले एक आज सर पेनिशा और सर, कोराम सर, आपसे मैं, पेनिश यस जी, यस, पेनिशा सर, आई वाज आस्किंग कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया था कि देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम इस चीज को चेक करें तो मीटियोराइटिक आयरन जो है वो तो किंग टट के जमाने से भी आप देख रहे हैं कि उनकी टूम्स में भी पाया गया है, ठीक है। उससे फैशन किया गया जो वेपन्स है वगैरह, डैगर्स वगैरह। तो ये दो चीज की अनुमान होती है। पहला ये होता है कि इफ वी फाइंड सम आयरन टूल्स और समथिंग, देन वी मेक अ कंक्लूजन कि भाई आयरन एज इनका आ चुका था, दे न्यू हाउ टू स्मेल्ट आयरन। बेसिकली दे न्यू स्मेल्टिंग, लेकिन इनके पास ये टेक्निक आ गई हाउ टू मेक फर्नेसेस जहां पे इतनी हीट जनरेट हो सके। सेकंड ऑप्शन, जी, सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इफ यू फाइंड आयरन इन अ सोसाइटी, it just might happen कि वो they did not have the smelting technology, but that area must have been rich in meteoritic iron। जैसे एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें मेट्योरेटिक आयरन के टूल्स काफी पाए गए हैं, बिकॉज उस एरिया में मेट्योरेटिक आयरन जो रेगिस्तान के एरिया में वो मिलता था काफी। तो हेंस दे हैव अ लॉट ऑफ आयरन टूल्स एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स, बट स्टिल ये प्रूवन फैक्ट है कि आयरन स्मेल्टिंग उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी। यस तो ये यस, कंक्लूजन लगाना, इसीलिए मेरे ख्याल से, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, if you don't find iron somewhere, then if we find iron somewhere, we conclude that they knew how to smelt it। I think ये थोड़ा थोड़ा biased आपको नहीं लगता? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि स्मेल्टिंग ना भी आती हो, but that was meteoritic iron। तो ये तो टेस्ट से प्रूव हो जाएगा whether it was smelted or whether the origins are meteoritic। अच्छा राज सर, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर। तो आप बोल रहे थे ना कि मीटियोराइट से जो आयरन जो थे, जी उसमें क्या जी। टूल्स बनते थे सर? मतलब वेपन बनते थे या फिर कुछ और बनता था? नहीं, मोस्टली वेपन्स, क्योंकि वो बहुत एक्चुअली क्या है, रेयर होता है। तो मैं हम्म आपको थोड़ा हम्म एग्जांपल्स बाद में दिखा भी दूंगा, मेरे हम्म पास सिस्टम पे है आफ्टर द प्रेजेंटेशन। तो हम्म आपको जो मिलता था कि वो बेसिकली जो रॉयल्टी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल्स हैं, है ना? हम्म उनके पास की जो कुछ पर्सनल वेपन्स हो गए, जैसे डैगर्स वगैरह, या कुछ इस तरह के रॉयल यूसेज के सामान, तो हम्म वी फाइंड आयरन मेड थिंग्स देयर, तो हमें मिलता है। लेकिन हम्म वो आयरन जो है, जब टेस्ट करते हैं तो वी फाइंड आउट दैट इट्स द ओरिजिन इज मीटियोरेटिक, नॉट हम्म स्मेल्टेड। तो ये हाँ, चीज अगर जब तक हम टेस्ट नहीं करें, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी हम्म आर्कियोलॉजिकल साइट पे अगर हम जो आयरन चीजें मिली हैं उसको अगर हम टेस्ट करें और पता चले कि वो स्मेल्टेड है, तभी ये कंक्लूजन निकालना चाहिए कि दैट सिविलाइजेशन न्यू हाउ टू, दैट सिविलाइजेशन हैड आयरन एज, या वो कर चुके थे। हम्म। अदरवाइज ये 50-50 हो सकता है सर, मेरे ख्याल से। नहीं राज सर, जैसे अब हम लोग अगर हड़प्पन भी सिविलाइजेशन देखा, लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे सिनोली का रिसेंट एक्सकैवेशन हुआ है, जी सर। उसमें उसमें जो भी जो टूल्स थे वो वॉरियर क्लैन के, जैसे सिनोली में, और ये और एक है, मैं भूल रहा हूँ उसका, इनके जो वेपन्स थे वो कॉपर मेड थे बेसिकली। तो हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो इट कुड बी ब्रास और इट कुड बी यू नो ब्रॉन्ज। तो जी। जैसे सिर्फ टिन या फिर जिंक का यूजेस से ही ये दोनों डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट होते हैं। तो हम्म। अगर आप देखोगे सर, जी। तो इनके पास सिनोली जो के जिसको लेट हड़प्पन पीरियड बोलते हैं, अराउंड 2000 ईयर बीसी,
तो उसमें भी आयरन का कोई शस्त्र नहीं मिला। ओके, मतलब आयरन के कोई जी वेपन्स मिले नहीं थे। हाँ हाँ तो बिल्कुल ये तो प्रूवन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वेपन अवेलेबल नहीं थे। जी और सिंपल सा ये है कि उस टाइम पे जो स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी थी वो अवेलेबल नहीं थी। हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स, बट मैं वही बट कह रहा हूँ आपका सर कि पॉइंट भी अगर वैलिड है। हमने जी, मैंने वही कहा कि अगर टेस्टिंग हम करते हैं और पता चलता है कि देयर इज़ नो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड कि भाई स्मेल्टिंग नहीं थी, देन आई एम हम्म, वेरी मच ओपन कि वी शुड एक्सेप्ट इट। हम्म, लेकिन अगर हम्म। नहीं है तो जस्ट बाय मेरा ये कहना है कि असम्पशन्स हमें नहीं करनी चाहिए। वी हैव टेस्टेड प्रूफ, वी शुड एक्सेप्ट इट। नहीं, ये प्रूफ है राज सर, इसका प्रूफ जी, है। देन हड़प्पन में वी भी शुड है एक्सेप्ट। और सिनोली लेट हड़प्पन में भी है। तब या तक वी शुड। आयरन नहीं मिला था। जी, 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 श्योर मूव अहेड। ओके, जी। कोराम सर, आपका कोई पॉइंट है यहाँ पे, या फिर हम लोग आगे बढ़े? नहीं, आगे बढ़िए सर। ओके, तो जो सेकंड पॉइंट आता है कि इंडस वैली फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ओरिजिनल एक्सकेवेशन है वो काफी इंट्रिगिंग है। मतलब इट्स ग्रेट मिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसी हुई। सो अराउंड 3800 years ago, मतलब 1800 years ago, 1800 BC, जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी वो बिखर गई। और उसके पीछे जो मेन रीजन था वो ड्राइंग ऑफ घग्गर रिवर है। जैसे घग्गर रिवर की जो सब रिवर्स थी उन्होंने कोर्स चेंज किया और गैंजेटिक प्ले रिवर के साथ वो मर्ज कर गई। शायद इसको यमुना को बोलते हैं कि शायद उसने उसका कोर्स चेंज किया। तो इसकी वजह से घग्गर रिवर जो थी वो कंप्लीट ड्राई आउट हो गई। और इसका ये हुआ कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में फैमिन हुआ, कोलैप्स हो गई। बिकॉज अगर आप देखोगे इंडस वैली जो पीपल थे वो जी, रिवर का पानी ना वो अंदर सिटी में लाकर जो जी, एक जी, वो उससे खेती करते थे। तो जी। इनकी पूरी व्यवस्था थी वो चरमरा गई। हुँ, और हुँ। इस बट यही जो पीरियड था। यस, यस। डॉक्टर साहब हमें हाँ, यहाँ ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग, बट मेरा ये पर्सनल एक ख्याल था कि ये एको आ रही है सर। जी। तो मैं यही कह रहा था सर कि व्हाट वी शुड आल्सो कीप इन माइंड कि जो रिवर बेड है एंशिएंट सैटेलाइट इमेजरी जो आप बता रहे हैं घग्गर रिवर और जहाँ ये सरस्वती भी कहते हैं बहुत लोग। तो ये जो बेसिन था वो तो अब सैटेलाइट इमेजरी से वी कैन सी। मैं थोड़ी देर में पिक्चर्स आपको दिखा दूँगा यहाँ पर भी। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रिवर है, वो यूजुअली ऐसा तो नहीं होता बट इन सम केसेस कैटाक्लिस्मिक इवेंट में वो सडनली ओवरनाइट वैनिश कर सकती है। बट नॉर्मली क्या होता है कि ये जो होता है वो धीरे-धीरे होता है। व्हाट वी फाइंड इज़ कि जो सिविलाइजेशंस अगर हमारे पास कोई नदी है और वो धीरे-धीरे सूख रही है, तो इट टेक्स यूजुअली क्लोज टू 100-200 ईयर्स। इट टेक्स क्लोज टू लेट्स से जनरेशंस 10-15 जनरेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिविलाइजेशंस कम होते जाएँगे जो सेटलमेंट्स है वो दूर होती चली जाएँगी एंड फाइनली पीपल लीव द प्लेस। तो यही चीज़ हम आईवीसी में भी देखते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट सर। मतलब ये सिंगल जनरेशन में नहीं हुआ। ये जो चेंज था वो ग्रेजुअल था बेसिकली। और ये चेंज कोइंसाइड करता है अ मेजर माइग्रेशन। अभी मैं इसी पे आ रहा हूँ। जी, जी, अपना बिल्कुल। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आईवीसी का कोलैप्स हुआ है और देयर आर अराइवल्स ऑफ माइग्रेंट्स। अब यहाँ पे एक ट्रिक है जो इम्पोर्टेंट है और मैं कहना चाहूंगा। ये माइग्रेंट जो है यूजुअली इसको अगर आप न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो इसको आर्यन के नाम से बोला जाता है। ओके, बट एकेडमिक्स में ये नाम आर्यन ये वर्ड यूज ही नहीं होता। बिल्कुल, अगर आप राइट, देखोगे अगर आप एब्सोल्युटली। देखोगे तो उसको स्टेप पे पास्टरोलिस्ट माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, जो ये हर्डर्स स्पेशली थे स्टेप पे एग्ज़ैक्टली। रीजन से। हुँ, तो मैं आर्यन वर्ड यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। रैदर रैदर जो जेनेटिक एविडेंस है वो क्लियर कट पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट है 1800 बीसी,
ओके, और अप्रोक्सीमेटली 3800 years फ्रॉम टुडे। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट वो था, जैसे राज सर आपने जैसे बोला, ये ग्रेजुअली रिवर का फ्लो कम होते गया। इट वुड हैव डेफिनेटली बीन 300 to 500 years ऑफ गैप, जिसमें कम होता गया, और अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन मिनिमम फैमिन। मिनिमम, और ये ज्यादा भी हो सकता है। इट कैन बी मोर देन Absolutely. 500 years, 1000 years। जी, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। या तो या ये ग्रेजुअल चेंज था, उसके बाद में फैमिन, मतलब ये प्रेडिक्टेड है, इसमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है। ओके, बट ये रिवर का सूख जो जो ड्राई अप होना है, इस पे एक आर्टिकल है नेचर में, प्रोबेबली वो आर्टिकल मेरे पास है, तो उसको भी हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग लेंगे। इफ यू अलाउ मी, आई कैन हैव अ सीरीज ऑफ दिस आर्यन माइग्रेशन पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो ये बोला जाता है वो है, सी आई एम राइट नाउ रिप्रेजेंटेटिंग द वर्ड्स ऑफ डेविड राइच। सो डेविड राइच क्या बोलते हैं कि द पीपल who wrote Rigveda, okay, they were introduced during this period। स्पेशली क्या हुआ, जो इंडस वैली पीपल थे वो गैंजेस में माइग्रेट हुए, और एक माइग्रेशन जो था वो स्टेप पे पास्टोरलिस्ट का था। ओके, और इसका अगर हम लोग रूट कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं, तो ये जो नए लोग थे वो इंडो ईरानियन लैंग्वेज बोलने वाले थे। ओके, और इनका जेनेटिक मेकअप भी यूरोप से सिमिलर था। हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में उसको देखेंगे। ओके, तो इनको इंडो यूरोपियन एक लोग बोलते हैं, और उनका जीन पूल है, उसको हम लोग इंडो यूरोपियन जीन पूल बोलेंगे। अभी आते हैं अराइवल ऑफ दिस माइग्रेंट्स। सो again, some have speculated that collapse of Indus Valley civilization was caused by the arrival of migrant from the north। मतलब ये जो इसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी। जैसे हाँ बिल्कुल। ओके, आर्यंस आए, उन्होंने ये इंडस वैली पीपल को खदेड़ा, हाँ और मारकाट हुई। यस यस, और फिर वो साउथ में गए। तो अगेन ऑथर ने अच्छे से एक लिखा है, सम हैव स्पेकुलेटेड, उसने फाइनल अपना वर्ड नहीं दिया इसमें। जी ओके, तो ऋग्वेदा में भी जो हॉर्स और चैरियट, अपने रथ जो थे, उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। सो वी नो फ्रॉम आर्कियोलॉजी दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्री हॉर्स हिस्ट्री। मतलब इंडस वैली Yes. सिविलाइजेशन में हॉर्सेस नहीं थे। ओके, यस there is no clear evidence of horse in the sites, and nor are there remains of spoke wheeled vehicle। पर हमें जो एविडेंस मिलता है वो बुलक कार्ड का डेफिनेटली मिलता है, इंडस वैली वो तो मिलता है। हाँ, बुलक कार्ड का एविडेंस अच्छे से मिलता है। तो ये मेन रीजन था कि the people who were riding on the chariot did a mass destruction of ब्रॉन्ज एज यूरेशिया। मतलब उसने एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव रखा है। सर देखिए, ये तो काफी, इसको इतना भी डिबंक किया जा चुका है। दिस इज अ डेड हॉर्स, दिस इज अ डेड हॉर्स। And वो हमारे this is या what my second point is, यस whether सर। the Aryans really did the end of Indus Valley civilization, or is it a part of racism? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। तो अभी ये जो पार्ट ऑफ रेसिज्म है, उसको मैं क्लियर करने के लिए एक मैप दिखाना चाहूंगा कि द रीजन इज, आर्यन इन्वेजन को हम लोग आजकल डिबंक क्यों करते हैं। ये आर्यन इन्वेजन जो थियरी है वो एक तो ब्रिटिशर्स ने लाई, और उसके पीछे जो चीज थी वो रेशियल सुप्रीमसी थी। ओके राज सर, आर यू विथ मी? हेलो। यस यस यस, बिल्कुल। तो और ये सर जैसे हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में भी, जैसा डॉक्टर पेनिश है जो हमारे इंस्टेंट ओटमील ने भी बोला था कि दो टाइप के लोग थे, वन वेर इंडोफाइल्स, द अदर वन वेर इंडोफोबिक। सो द एंटायर नैरेटिव जो है ये इंडोफोबिक लोगों ने कहा। एब्सोल्युटली राइट सर। अभी
इस बात को, ये जो आर्यन इन्वेजन है, इसको नाजीज ने भी बहुत यूज किया, स्पेशली हिटलर नाजी ने। अगर आप एक्चुअली यहाँ पे मेरे ख्याल देखोगे, से, जी देवेश, पनिशा सर, मैं ये एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ये ऑडियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझें। जो हमारे मैक्स म्यूलर साहब थे, ही वाज जर्मन, ठीक है, ही वाज जर्मन, और इनकी जब ये थियरी आई, तो इनकी थियरी आने के बाद ही ये जो मिथ फैल गया कि एक ऐसी प्योर रेस थी जिन्होंने आकर के इंडिया को मतलब इतना आगे लेकर के चले गए। वो जो एक प्रिमिटिव सिविलाइजेशन थी उसको कुचल के एक नई सिविलाइजेशन बनाई, जिसमें किताबें लिखी गई, वेद लिखे गए, XYZ। तो ये आइडिया 100 साल बाद घूम करके उनके अपने देश की को ही लेके डूब गया। समझ रहे हैं आप? ये आइडिया उन्होंने इंडिया के लिए छोड़ा था कि इन लोगों को राज करना है, अंग्रेजों को राज करना है इंडिया पे। इसके लिए उनको एक गिफ्ट बास्केट में एक नॉलेज का बेस बना के उन्होंने दिया, जिसका इस्तेमाल करके वो इंडिया पे राज करते रहे। लेकिन अफसोस 100 साल के बाद वही थियरी वापस आके इनको दे लिटरली इट बिट देम इन देयर एस, और देयर वाज द राइज ऑफ हिटलर। ये जो आर्यन थियरी और प्योर रेस, कंसंट्रेशन कैंप, ज्यूज की किलिंग, ये सब मैक्स मिलर की देन है जनाब। और ये सेम नैरेटिव इजिप्शियन हिस्ट्री को ही बोलते हैं। हाँ, इजिप्शियन ये सिविलाइजेशन को भी ये बोलते हैं कि इट्स अ यूरोपियन सिविलाइजेशन, एंड इट वाज एन अफ्रीकन, ऑफ कोर्स इजिप्ट इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। जी, तो ये बेचारे 100 साल के बाद वो नैरेटिव घूम के आकर के उसने अब जर्मनी की कैसी बजाई, ये आप सब देख रहे हैं क्या हुआ जर्मनी के साथ, राइट? और दुनिया में कितना, तो फिर मुझे वही पूजनीय रामाधीर सिंह जी के डायलॉग याद आते हैं कि एक गलती वो म्यूलर साहब ने किताब लिख करके अंग्रेज को दे दी, अंग्रेज गोरे साहब को, ये किताब दिखाना और इंडिया पे राज करना, ठीक है, कि मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान, मैं ही हूँ वो गोरा आर्यन। लेकिन वो 100 साल के बाद आकर के उसी किताब ने कैसी ले ली जर्मनी की, जो आज तक वो भुगत रहा है। अच्छा राज सर, इसमें ना दो पहलू है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। दो रीजन्स है सर, एक ये जर्मनी वाला रीजन है, ओके, जर्मन, और दूसरा जो रीजन है सर, मतलब यूरोप ऐसे बटा है, अगर पैनोनियन है रीजन, जिसमें अपने काफी कंट्रीज आते हैं सर, जैसे ऑस्ट्रिया, ज़ेक रिपब्लिक, हंगरी, और एक रीजन आता है सर स्टेपलैंड। तो ये स्टेपलैंड का अगर रीजन, कैन आई चेंज द कलर हियर? यस, ओके, तो ये ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये है स्टेप्पे रीजन। जी, इसको थोड़ा आप जूम कर सकते हैं क्या? जूम करो तो और बेहतर होगा, दर्शक और जूम करना है ताकि क्या? स्क्रीन पे भर जाए ये इमेज जो है ना, स्लाइड पर इस इमेज को फुल स्क्रीन करके खींचिए, ओके, तो ये अच्छा आएगा। जी, छोटा हो गया, और छोटा हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा जी। इसका कॉर्नर पर 2 मिनट का, हाँ, 2 मिनट का, क्योंकि मैंने कुछ लिखा था वो जाएगा नहीं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक फ्रेश स्लाइड ब्लैंक ऐड करके उस पे ये इमेज खिसका दी। बेहतर, बेहतरीन, बेहतरीन, बस एग्जैक्टली यही कह रहा था। ओके, ओके, नाउ इज इट विजिबल नाउ? परफेक्ट। हाँ, तो फिर मैं एक मुझे ड्रॉ करना होगा। लेट मी चूज रेड कलर फर्स्ट। ये है पर्टिकुलर जर्मन रीजन सर, और ये है स्टेप्पे रीजन, ओके। जो नाजीज का क्लेम था, इंग्लैंड, सॉरी, हाँ राज सर कुछ बोल रहे हैं आप? मार्कर की थिकनेस मोटी कर लीजिए सर। ओके, ओके, थिकनेस, मार्कर दिखने ना, हाईलाइट पेन, हाइलाइटर, थिकनेस के लिए जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं हाइलाइटर यूज करूं, ये दिख रहा है क्या सर? परफेक्ट, ये हाँ, ये अच्छा दिख रहा है, अच्छा ये हाँ, ये जो है ये पर्टिकुलर जर्मन है,
और अगर मैं दूसरा अगर करूँ हाईलाइट ग्रुटर को ही, ये जो रीजन है सर, ये है स्टेप्पे रीजन, जी और ये है जर्मन लैंड। ओके, जो बोला जाता है यूजुअली हिटलर ने इसको काफी एक्सप्लॉइट किया इस चीज को। तो ना अकॉर्डिंग टू नाजीज, यू नो, ये जो माइग्रेशन हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन इन इंडिया, ये लाइट स्किन कलर का हुआ है, और ये माइग्रेशन इस रीजन से हुआ है, मतलब यहां से लोग गए इंडिया, ये उनका क्लेम था। ओके, पर रिसेंट जेनेटिक स्टडी क्या बोलती है सर? रिसेंट जेनेटिक स्टडी ये बोल रही है कि स्टेप पे जो पीपल थे ये भी जर्मनी में गए, और जर्मनी में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन था उनके साथ उनकी एडमिक्सचर हुई। स्टेप पे लोग इंडिया में भी गए, और इंडियन जो पीपल थे उनके साथ भी वो मिक्स हुए। इसके जेनेटिक एविडेंसेस, इसका मतलब जर्मन जो पहले बोलते थे हम लोग प्योर है, ये एकदम फॉल्स है। और दिस इज क्वाइट हिलेरियस के वो भी किसी दूसरे रेस से बने हुए हैं। एग्जैक्टली जी। अभी मैं यही एक आयरनी बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले कोराम सर, कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी थी, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए तो आपको लगा के दिखा भी दूं। वो एक गोरा जो आदमी है, ठीक है, अमेरिका की एक क्लिप है, एक गोरा जो है वाइट, वो है जो एक काले आदमी को कह रहा है कि गो बैक टू अफ्रीका, है ना, वो एक रेशियल जो नहीं होता स्लर, तो ही सेइंग गो बैक टू अफ्रीका। और कैमरा ऐसे घूमता है तो एक रेड इंडियन खड़ा रहता है जीन्स वगैरह पहन के, वो कैमरा को देखता है और कैमरा को देख के बस ही जस्ट है ना, वो इस तरह से करता है, देखिए सर, समझ गए ना आप? तो इनका वही हाल था कि खुद भी तो इनका ये कह रहे हैं कि वी आर प्योर, लेकिन जब आप ट्रेस करें जीन जेनेटिक स्टडीज से तो ये भी तो भाई स्टेपे पीपल की मिक्सिंग ही है जीन्स की। तो वर्ल्ड में ऐसा कोई भी रेस नहीं है जो प्योर नहीं है। एवरीथिंग आर माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका, यस एंड देयर आर मल्टीपल माइग्रेशंस। और सबसे जो अगर प्योर रेस अगर आप बोल सकते हो तो वो अफ्रीकन है, क्योंकि यस क्योंकि उन लोगों में सबसे ज्यादा हैप्लो ग्रुप्स हैं, और यस हम लोग उन्हीं से इवॉल्व हुआ है। जी तो बिल्कुल यहाँ सर। पे मैं 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा सर। इसलिए मैंने उस स्लाइड का जो नाम था वो ये रखा था कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये रेसिज्म है। तो रेसिज्म मैं उसको बोलना चाह रहा था सर कि जो रियलिटी में जो प्री इंडिपेंडेंस नोशन था ब्रिटिशर्स का या फिर जर्मन का, दैट इज अ डेफिनेटली पार्ट ऑफ रेसिज्म। in fact their own race is a admixture colonialism of is very much a racism ना भी। yes colonialism imperialism के साथ yes साथ जो है, yes जैसा इटली के साथ चटनी आती है उसी तरह colonialism imperialism के साथ जो है yes racism आता ही है। यस पर सर अगर हम लोग ये बोलेंगे कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है, ये भी सही नहीं है। माइग्रेशन हुआ है और वो स्टेपी लैंड से हुआ है। तो अगर हम लोग ये बोलेंगे कि वो माइग्रेट हुए भी नहीं और आयरन इन्वेजन या फिर आयरन माइग्रेशन ट्रू नहीं है, ये भी सही नहीं है। दोनों के व्यूज में ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों के व्यूज सही नहीं है सर। राज सर और कोरम सर, आपसे मैं आगे जाने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और इसका एक एग्जांपल आ भी गया है, देखिए यस सर। जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आर्यन इन्वेजन थियरी हुई थी, उसी तरह से सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि you by you I mean the Indian subcontinent, the civilization started there and out of India theory is correct। ये भी उतना ही गलत है सर, ये भी सर मैं इसी की बात कर रहा हूँ राज सर जी। बिंगो, यू रियली हिट द बटन। जी, ये भी उतना ही गलत है कि इंडिया से there is a kind of cultural narcissism in the other side। yes and that is also not true भाई, that is also not true। that doesn't mean कि भाई हम कोई एंटी कल्चर है, इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते।
एग्जैक्टली डेफिनेटली भाई, we do respect our civilization, but the fact is that ये सच है तो सच है यार, गलत है तो गलत है, just truth हाँ, and prove it, जितना एविडेंस झूठ दीजिए। आपका आर्यन इन्वेजन थियरी है, उतना ही यस बड़ा झूठ आउट ऑफ इंडिया थियरी भी है सर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अगर इसके एविडेंसेस अगर पूछे जाए तो आप सुन के हंसोगे, ये बोल लेंगे कि संस्कृत से सब लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है, ये हमेशा क्लेम होता है, बट देयर इज नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कोर्स। राज सर, हम लोग ये टू एंड फ्रो माइग्रेशन तो हुआ है, मतलब इंडिया से भी लोग बाहर गए, बट सर परसेंटेज जो थे, जैसे वो बाहर जो इंडियंस बाहर गए और उन्होंने कितना अपना पॉपुलेशन स्प्रेड किया है, वो कम है कंपेयर टू स्टेप पे माइग्रेट हुए और उन्होंने अपना जीन पूल स्प्रेड किया, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट था कंपेयर टू इंडियन माइग्रेशन। over a period of let's say 100,000 years, हमें ये चीज तो देखनी होगी ना कि there have been 3 or 4 major migrations, तो जहाँ जीन पूल हैप्लोटाइप्स एक्सचेंज हुए हैं, तो whenever there is a gene pool haplotype exchange, तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है whether that haplotype exchange is sudden or whether it is gradual. A gradual haplotype exchange suggests that this thing happened peacefully over a period of time, but a sudden genetic gap, if you find that कि भाई हमारे पास में अभी 3 जनरेशन या 10 जनरेशन पहले तक या 20 जनरेशन पहले तक ये हैप्लोटाइप ग्रुप मिल रहा था, R1 A1 जो भी मिल रहा था, और अचानक से 10 जनरेशन बाद वो गायब, इट मींस समथिंग वेंट रॉन्ग, इट मींस समथिंग वेंट रॉन्ग। तो दीज आर द क्लूज दैट वी शुड रीड इंस्टेड ऑफ कि इसको इतना एक्सट्रापोलेट कर लें कि ये कंक्लूजन निकाल लें कि इंडिया में उत्तर प्रदेश के पास ही सबसे पहला इंसान धरती फाड़ के निकला था हाथ में संस्कृत की किताब लेकर के, और गोरों से लेके कालों तक सबको उसी ने सिखाया। ये भी बकवास है जनाब, ये भी बकवास है, बहुत ही बकवास। बिल्कुल सही। मेरा एक लेमैन क्वेश्चन है वेनिसिया, वेरी लेमैन क्वेश्चन, कि ये जो प्योर रेस हाइपोथेटिकली मान के चलो, ऐसा अगर कोई प्योर रेस कंसेप्ट था, तो सच बोलो मुझे कि क्या वो सरवाइव कर सकता था? क्योंकि यू नीड डाइवर्सिटी ऑफ जीन। यस, नेचर तो उसी तरह चलता है यार, हम प्लांट्स में देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं, और ह्यूमंस में भी देखेंगे कि एक ही जीन पूल अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चालू रहा तो फिर म्यूटेशन होके कई बीमारियों में मुब्तला होके वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्योर रेस जो है, ये तो एक बहुत बड़ी एक अजीब और गरीब चीज है कि ये हो ही नहीं सकती ना भी इंसान को, अगर आज हम इतने मिलियंस है दुनिया में, तो सर प्योर रेस इज एन ऑक्सीमोरॉन। क्रेजी है। The moment you try to make your race pure, तो आपकी इतनी इनब्रीडिंग होगी कि जेनेटिकली आप खत्म हो जाएंगे कुछ जनरेशंस में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट राज सर, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। सर, जो ह्यूमन रेस है ना, वो एक टैब्बे ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इन 60,000 years बैक। तो ये वोल्केनिक इरप्शन इतना मैसिव था कि पूरे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना कम हुआ, एंड एंटायर यूरोप वाज कवर्ड विद ग्लेशियर्स। ऑफ कोर्स इंडिया में वो नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर प्लांट्स कुड नॉट सर्वाइव। अभी इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन थी, इट हिट अ बॉटलनेक, मींस ओनली 10,000 ह्यूमंस एग्जिस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्चुअली, है ना, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन बोल रहा हूँ मैं जी। तो इसको बॉटलनेक इवेंट बोलते हैं, और उस बॉटलनेक इवेंट के बाद अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लगा। तो आप हमें एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, अगर हम लोग अफ्रीका में अगर ह्यूमन पॉपुलेशन देखेंगे सर, तो इट हैज 6 or 7 हैप्लॉइड ग्रुप्स, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ओनली सिंगल हैप्लॉइड, वाई क्रोमोसोमल हैप्लॉइड ग्रुप। Exactly. तो अफ्रीका में बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Yeah, that is why you find आप अफ्रीका में देखें कि पॉपुलेशन, आप कोस्ट टू कोस्ट जाएं, एरिया टू एरिया जाएं, स्किन कलर टोन मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे चेंज होती है, फेशियल फीचर्स कैसे चेंज होते हैं, they look like completely different people. You will literally find 1,000 shades of dark.
in there. So Hmm. this shows कि यहाँ पे कितनी mixing हुई है. In fact, color of retina also, you will find a Yeah, huge yeah. range of the color of retina in African rather You will than find outside. tribes who have blue eyes. Yes. Yes. I have seen ये बर्बर documentaries. Yeah, मैं कोराम सर बता रहा हूँ, Hmm. documentaries में मैंने देखा है नेट जियो की कि इनकी आंखें जो है ना, they have blue eyes. कमाल की बात है. तो सर नॉर्थ अफ्रीका में तो रोमन्स थे ना वहाँ पे। नॉर्थ अफ्रीका में काफी टाइम तक ये लिबिया वगैरह ये जितने भी नॉर्थ अफ्रीका बर्बर रीजन्स है, जो बर्बर ट्राइब्स थे, इनमें इसीलिए तो कितनी इंटरमिक्सिंग हुई वहाँ पे बर्बर ट्राइब्स वगैरह में। वहाँ पे कैसी जिंदगी जिए पहाड़ी इलाकों में रहे सोए वो, और फिर ये मेडिटेरेनियन रीजन में वैसे भी भयंकर इंटरमिक्सिंग हुई सोए। मैं ये पूरा एंटायर एंथ्रोपोलॉजिकली कह रहा हूँ. बिल्कुल मेडिटेरेनियन आप हिस्टोरिकली पढ़ के आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल. इतनी भयानक इंटरमिक्सिंग हुई, बिकॉज जहाँ से स्पेन वगैरह शुरू होता, ग्रेनाडा शुरू होता, वहाँ यूरोप और अफ्रीका के बीच में कितना फर्क है सर। अब फेशियल It's a फीचर्स very देखिए ना small. कितना चेंज हो जाते हैं. बिल्कुल आप इंडिया में देखिए फेशियल फीचर्स, इतनी एक्सट्रीम चेंजेस हैं फेशियल फीचर्स में. जी। और सर एंटायर ह्यूमन रेस का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, इट्स ऑल अबाउट मिक्सिंग एंड मिक्सिंग, दैट्स इट. Yeah, it has So to people be. migrated from one place to other, they mixed. Yeah, and Sometimes then it they is came violent, back, and then they sometimes it is came back. non-violent. Yeah. Yeah, and they came back after 1,000 years, and they thought that they are the original people they are the pure people. They came back home and they thought that this is a new place. मतलब कमाल करते हो यार. घर वापसी बोलिए। घर वापसी, बिल्कुल. क्या वर्ड निकाला है सर. अरे सर ये वो सर दुनिया क्या गोल है. आप निकलोगे कहीं से, चलते जाओगे, फिर वहीं आओगे ना वापस. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. श्योर सर. अभी सर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं. The idea of mass migration from north has fallen out of favor among scholars, not only because it become politicized, मतलब काफी ज्यादा politicized हुआ ये चीज, and because archaeologists also realize that major cultural shift in the archaeological record do not always imply major migration. ये भी एक चीज है. So there is scant archaeological evidence for such population movement. मतलब ये ह्यूज पॉपुलेशन मूवमेंट हुआ या फिर सेग्रीगेटेड हुआ, ये हमें अभी भी नहीं पता. या फिर ये मल्टीपल टाइम हुआ, ये भी नहीं पता सर. सो अगर हम लोग, इफ एनीथिंग देयर इज अ एविडेंस दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन प्लेड आउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे आपने कहा सर. So it happened in a long period with immigration away from the towns and environmental degradation. So it definitely lack archaeological evidence. Does not mean there were no major incursion from outside. For example, इसमें कोई बर्निंग साइट्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स का कोई एविडेंस नहीं मिला राज सर. ये आपने भी सुना होगा, कोराम सर आपने भी सुना होगा. और इसकी वजह से हम लोग आर्यन इन्वेजन थियरी को रूल आउट करते हैं. ओके, बट ऑथर ने यहाँ पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है सर. आई मीन वो वाकई में मुझे लगा कि आई शुड डिस्कस. थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट प्लीज बेयर विथ मी. जी सर. ऑथर क्या बोल रहा है, लैक ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डजंट मीन देयर वर नो मेजर इनकर्जन फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब आर्कियोलॉजी का कोई एविडेंस नहीं है, ना सिटी जली, ना डिस्ट्रक्शन हुआ, ना मास ग्रेव मिली, ना जो स्केलेटन मिले उस पे भी कोई जैसे हड्डियों के टूटने का या फिर स्टैबिंग का, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला. तो उसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया रोमन एम्पायर का. Roman Empire during 1600 and 1500 years ago, the West Roman Empire collapsed. मतलब ये जो रोमन एम्पायर जो हजारों साल का था, वो सडनली कोलैप्स हुआ. और वो क्यों हुआ? सो ये जर्मन एक्सपांशन, स्पेशली वीसी गोथ्स एंड वैंडल्स, इन्होंने क्या किया, इनके सिटी पे अटैक किया. और उसके बाद में अगर देखोगे तो इनके
यूरोपियन हिस्ट्री में एक डार्क पीरियड बोला जाता है सर, इफ यू रिमेम्बर आफ्टर रोमन, वो हमेशा ये विसिगॉथ्स बोलते ने हैं मारा था कि क्या? हाँ विसिगॉथ्स? विसिगॉथ्स, यस यस यस, दैट दीज आर द सी पीपल बोलते थे इनको, है ना। तो ये बेसिकली जर्मन्स थे और उन्होंने कंप्लीट रोमन को वाइप्ड आउट किया, वहां पे काफी सिविलाइजेशंस को, जो कि हम लोग ये बोलते हैं सर, यू नो ये लेट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, इसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया, और उनके पास बेटर टेक्निक थी सर। तो अगर आप इसको अगर देखोगे सर, तो देर इज नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ रोमन सिटीज। मतलब उन्होंने बोला जब जब विसिगॉथ्स और वैंडल्स ने अटैक किया, तो ना बर्निंग सिटी का एग्जांपल है, ना डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज का एग्जांपल। नाउ व्हाई ही साइटेड दिस एग्जांपल, बिकॉज दिस अटैक इज डॉक्यूमेंटेड इन द लिटरेचर। मतलब हमें पता है लिटरली एविडेंस से कि ऐसे हुआ है, पर अगर आप हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका वो क्या बोल रहा है, देयर फार सीम टू बी लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रोमन सिटी, इफ नॉट द डिटेल हिस्टोरिकल अकाउंट, है ना। So it is possible that apparent depopulation of Indus Valley too we might be limiting by the difficulty archaeologists have in detecting sudden change। मतलब उसने उस ये बोल रहा है कि still we cannot rule out completely the invasion theory। ये कंप्लीट उसके मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये उसकी थिंकिंग है, बट हमें बर्निंग ऑफ सिटीज या डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज का कोई एग्जांपल नहीं मिला। तो आप अगर हाँ राज सर, अगर और आपको नंबर्स देना है तो क्या देंगे आप एज अ साइंटिस्ट? आप हम्म। मुझे बताइए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ आप क्या नंबर देंगे? पॉसिबिलिटी भी बोले तो कितनी पॉसिबिलिटी? आर्यन इन्वेजन, जी जी, आर्यन इन्वेजन की नहीं पॉसिबिलिटी अगर आपको मैं पूछूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात तो बिल्कुल सही है, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं विसिगॉथ्स का एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट है वो, मगर फिर भी जो है कंजेक्चर ही हुआ ना ये पेनिसिया। यस यस, और ये एक मेरा कंजेक्चर इंडिविजुअल है। सर, इसलिए मैंने बोला कि ये ऑथर के व्यूज है। एग्रीड और एग्रीड। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछे तो मैं आर्यन इन्वेजन को नहीं मानता। मतलब ये मेरे अपने बायसेस हैं। तो नहीं नहीं नहीं, बायसेस का नहीं है, नहीं नहीं, बायसेस तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे पेनिसिया, हाँ क्योंकि बट हार्डकोर एविडेंस नहीं है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? यस यहाँ तो यस सिर्फ यस यस कंजेक्चर्स है, यहाँ पे यस यस, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अब ये जब पॉसिबिलिटीज की जब आ जाती है तो फिर इफ्स एंड बट्स में मामला चले जाता है। यस, लीस्ट इसमें प्रोबेबल मैंने बोल समझता सकते हूँ सर, लीस्ट लीस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबल। इसलिए मैं आपको सीधा यस पूछा, इसलिए मैं आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा ये कि आप यस क्या यस, क्या देंगे, क्या नंबर देंगे आप इसको? मैं तो अगर आप ये बहुत कम तुलना भी दूंगा। करें मैं तो एग्जैक्टली, तो बहुत फिर कम दूंगा। ओवरवेलमिंग एविडेंस यही है कि माइग्रेशन पर ही जा रही है, यस इन्वेजन पर हम ये विसिगॉथ्स का यस, एग्जांपल लेके हम इन्वेजन को तो प्रूफ नहीं कर सकते। या आई कांट एग्री मोर। ये राज सर आपके कोई जी यहाँ जी। पे? मेरी तो सर ओपिनियन में वही बात है, प्रोबेबिलिटी इस चीज के होने की, इट्स अकॉर्डिंग टू मी इन माय बुक वेरी लो। और इसके लिए यस, ये भी है कि आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जितना भी मैंने ढूंढने की कोशिश की है, या रिसर्चर्स भी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक चीज होती है कि अगर कहीं इन्वेजन बेस्ड कोई भी चीज होती है तो वी हैव सर्टेन थिंग्स। और अगर इस तरह के रिकॉर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में हमारे पास हैं, तो वी कैन ट्रेस एंड सी अ पैटर्न। समझ रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंड्स एंड रिकॉग्नाइजेस अ पैटर्न। तो भाई जब इन्वेजन होता है तो कुछ चीजें होती हैं, है ना। जैसे युद्ध होता है तो कुछ चीजें होती हैं, लोग मरते हैं, आग लगते हैं, है ना, शहर की दीवारें, कासल्स टूटते हैं, डैमेजेस होते हैं। उसी तरह से इन्वेजन होता है तो कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, और कहीं अगर बड़ी तबाही मचती है तो आर्कियोलॉजिकली वो क्या है कि उसके ऊपर फिर वो मिट्टी डालो करते हुए, और ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1000 years it becomes well preserved and you can actually see the evidence there। तो ये चीज अभी तक मिली नहीं है, तो वी आर फोर्स्ड टू assume कि the probability of this happening it becomes negligible, so the migration is the correct one। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मेरा भी यही व्यू है। So again, archaeological evidence is difficult to find. So can we use genetic evidence? At least can we prove the migration? तो यही हम लोग यही ऑथर एक्सप्लोर कर रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जी सर। लिंग्विस्टिक एविडेंस पे आने से पहले मैं एक और इसमें कहना चाहूंगा
के ऑथर ने ब्रीफली आर्कियोलॉजी सॉरी एग्रीकल्चर सिस्टम भी डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, इंडियन फार्मिंग टुडे इज born of collision of two great agricultural system of Eurasia। एक तो उसने बोला है कि नियर ईस्टर्न विंटरफॉल क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ली रीच द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका ये कहना है स्टार्टिंग से कि फार्मिंग वाज नॉट स्टार्टेड इन इंडस वैली, रादर हमें ये भी एविडेंस मिलते हैं कि फार्मिंग स्टार्टेड इन डिफरेंट रीजन्स आल्सो। सो मुझे भी लगता है कि ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एग्री नहीं करता। ऑफ कोर्स मेरे पास इसके एविडेंसेस नहीं है। So Indus Valley sometimes this wheat and barley reached Indus Valley around 9,000 years ago। और उसने एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दिया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपने सुना होगा सर, 7000 BC में जाता है। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, rather it's a lower than town basically। जो इंडस वैली में जो ह्यूज सिटीज थी वैसे तो नहीं था, बट इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्लेस वेयर this wheat and barley seeds were found। So around 5,000 years ago, मतलब ये तो इंडस वैली पीक पे थी। So local farmers succeeded in breeding this crop to adapt monsoon summer rainfall। मतलब इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से मॉडिफाई किया टू सूट द एनवायरमेंट ऑफ इंडस वैली। ओके, और उसने ये भी कहा कि चाइनीज मॉनसून समर रेनफॉल क्रॉप्स सच एज राइस एंड मिलेट were also introduced in Indian Peninsula। and इसका भी क्रेडिट इंडस वैली पीपल या फिर लेट इंडस वैली पीपल को जाता है। अभी नाउ लेट्स कम टू द लिंग्विस्टिक एविडेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। लिंग्विस्टिक एविडेंस आर द मेन बेसिस। यस जी, तो उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। जैसे उसने पूरी लिंग्विस्टिक एविडेंस को 4 इसमें डिवाइड किया, which is of course not his credit, but should not go to his credit। it is there in the linguistic long time back। so जैसे उसने नॉर्दर्न इंडियन में, आपको सब्सिक्वेंट मैप भी दिखाऊंगा, तो नॉर्दर्न इंडियन स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस विच इज रिलेटेड टू यूरोप एंड ईरान। जैसे अपना पूरा अगर आप देखोगे ये राजस्थान से लेकर अपना यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पंजाब, सिंध प्रांत, ये पूरा का पूरा उसने आइडेंटिफाई किया है नॉर्थ इंडियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बेल्ट। ओके, फिर उसने सदर्न इंडियन स्पीकिंग द्रविडियन, ये दूसरा ग्रुप पॉइंट आउट किया जो कि यहाँ पे दिखता है। अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको एक द्रविडियन लैंग्वेज का मिलेगा, एंड देयर इज अ स्मॉल ग्रुप इन पाकिस्तान। लाइक आई सीरियसली ऑनेस्टली आई डोंट नो, दिस इज प्रोबेबली बलूचिस्तान, राइट? तो इसमें भी सेम द्रविडियन लैंग्वेज मिलती है। सो दिस वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी एक्चुअली। तीसरा अगर ग्रुप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्पीकर्स विच आर साइनो तिबेटियन लैंग्वेज, जो कि हमें यहाँ पे साइनो तिबेटियन लैंग्वेज अगर देखोगे तो इस रीजन में ये लोग हैं जो कि जिसका इन्फ्लुएंस तिब्बत से। और लास्ट जो है सॉरी अगेन सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ट्राइबल स्पीकर्स ऑस्ट्रेलो एशियाटिक लैंग्वेज विच इज रिलेटेड टू कंबोडियन एंड वियतनामीज। तो ये अगर आप देखोगे मणिपुर में या फिर इस पर्टिकुलर झारखंड के रीजन में या फिर एमपी के रीजन में आपको ये दिखेगा। दीज आर ट्राइबल्स एक्चुअली, है ना, जिसको शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये आदिवासी है, राइट सर? यस कोराम सर। और जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, सो इस सब्सिक्वेंटली ये क्या बोल रहा है कि wanted to add, मैं जरा थोड़ा पता नहीं। yes please go ahead sir। तो that Balochistan which is true कि बहुत सारे, it's very similar to a Dravidian, linguistically it is quite similar to Dravidian Balochistan का। अब ये बहुत ही ancient language है, तो this is true actually। मुझे ये पता नहीं था, मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। हाँ, but it's really good, I mean pleasant जो शॉक बोल सकते हैं। तो वही मैं समझता हूँ कि
शायद हो सकता है कि कोई बलूची को तमिल मूवी में चांस मिल जाए रजनीकांत के साथ। तो उसने क्या बोला कि वर्ड्स बोरोड फ्रॉम एंशियंट द्रविडियन एंड एस्ट्रोलो एशियाटिक लैंग्वेज which linguists can detect as they are not typical to Indo-European language. तो उसने क्या बोला, ये द्रविडियन और ऑस्ट्रेलो एशियाटिक लैंग्वेजेस है, स्पेशली इन पॉपुलेशन का अगर आप देखोगे तो ये दिस इज को रिलेटेड टू अंडमानीज एक्चुअली। Should we address one thing? यस 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 राज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तटस्थ जी, आपने लिखा इट्स अ मेड अप लैंग्वेज। Aren't all languages made up? except the language that animals speak. तो लैंग्वेज तो मेड अप कॉन्सेप्ट ही है ना ह्यूमन का। बड़ा मासूमाना है ताज जी का, बड़े मासूम। अरे भाई क्या अभी। चलिए कोई बात नहीं। सो चले आगे सर। तो ये बोल रहे हैं कि इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है, दिस इज द वन विच इज ऋग्वेदियन लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स ये काफी समय से ओरल ट्रेडिशन में थी एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट कम एज अ रिटन लैंग्वेज। तो ये काफी स्क्रिप्ट्स में ये लिखी जाती थी। पहले पाली था, उसके बाद में संस्कृत था। आगे ये बोल रहे हैं द पीपल ऑफ इंडिया आर आल्सो डाइवर्स इन अपीयरेंस प्रोवाइडिंग विजुअल टेस्टिमनी टू मिक्सचर। और ये चार जो पर्टिकुलर लैंग्वेज के ये है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है, ये भी इंडिकेट करता है कि ये मिक्सचर है। ओके और उसने प्रमाण दिया कि स्किन शेड्स आल्सो इंडियन के अगर आप देखोगे, इफ यू गो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, आपको दिखेगा कि पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन ज्यादा होगा। यूजुअली नॉर्थ इंडियंस फेयर होते हैं और साउथ इंडियंस थोड़े से यू विल फाइंड अ मेलानिन पिगमेंटेशन, मोर मेलानिन पिगमेंटेशन। कुछ कुछ लोगों का फेशियल फीचर यूरोपियन जैसा होता है, तो कोई लोगों का चाइनीज जैसा होता है। जैसे हमें पता है कि अपने नॉर्थ ईस्ट जो है दे ऑलमोस्ट लुक लाइक चाइनीज। सो ये एक इम्पोर्टेंट ये भी है, मतलब वो मार्कर बता रहे हैं। यस सीनो मंगोलॉइड, आप मंगोलॉइड्स के या यस यस, मतलब हम लोग तिबेटियन बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ चाइनीज, तिबेटियन। द करेक्ट वर्ड इज मंगोलॉइड। अच्छा मंगोलॉइड, ओके या बायोलॉजिकली करेक्ट वर्ड इज मंगोलॉइड। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। सीनो कैसा? सीनो नहीं है। सीनो जो है वो फिर आपकी लैंग्वेज की बात होगी, मैं बायोलॉजिकल बात कर रहा हूं। ओके सो इट्स अ मंगोलाइट, राइट? MONGLOID मंगोलॉइड। GLO मंगो जी, मंगोलॉइड रेस। LOID। Okay. So it is tempting to think that these differences reflect a collision of people who mixed at the same point in the past. उसने मतलब अभी लिंग्विस्टिक अगर प्रमाण देखे और स्किन कलर देखे और उनकी पोजीशंस देखे, डिफरेंट पॉपुलेशन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, तो इससे ये साबित होता है कि इन द हिस्ट्री ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ एडमिक्सचर, मतलब two different populations, two populations of different genetic makeup, they mixed। और ये पूरे ये पूरे चैप्टर का यही एम है कि टू फाइंड आउट दोज एंशियंट द जीन पूल, और एग्जैक्टली कौन से टाइम पे ये मिक्सिंग हुआ यूजिंग जेनेटिक एविडेंस। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लेना चाहूंगा, वो है थोड़ा सा अंडमानीज लोगों के बारे में। स्पेशली अगर हम अगर अंडमान का पोजीशन देखें तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइसोलेटेड आइलैंड्स, स्पेशली फ्रॉम इंडियन मेनलैंड। तो इसका डिफरेंस इतना ही है, इतना ज्यादा है कि इसको क्रॉस करना हाईली इम्प्रोबेबल है।
unless and until you have a very good ships or the planes available. पर फिर भी अगर हम लोग देखेंगे इसको तो ह्यूमन प्रेजेंस पे काफी पहले से था इसमें, राइट? So Andaman Island have remained isolated by deep sea barrier for most of the history, है ना? और North Sentinel Island is also populated by one of the largely uncontacted people. Okay, these are actually he described it as a Stone Age people of the world. मतलब मुझे I'm really not an expert on this. राज सर मुझे वो क्या बोल रहे हैं कि उनके पास जो हथियार थे वो इतने मतलब इट्स मेड अप ऑफ स्टोन. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. कहाँ की बात कर रहे हैं सर? ना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड. नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वो तो आज भी दे आर प्रोटेक्टेड. द लैंड इज प्रोटेक्टेड, द पीपल आर प्रोटेक्टेड, एंड आई थिंक दे हैव नॉट येट सीन द ब्रॉन्ज एज. दे स्टिल बिलोंग इन द स्टोन एज. अभी भी वो हैं. दे आर वेरी वेल. Yes. It's right. It's correct. और दूसरी चीज है, अगर आपको याद होगा जो 2004 सुनामी आई थी तो इसमें इंडियन हेलीकॉप्टर हेल्प करने गए थे तो दे शॉट एरोज ऑन दोस हेलीकॉप्टर्स. तो वो लैंड ही नहीं कर पाया. दे वांटेड टू सी हाउ फार इट इज ट्रू. एक क्रिश्चियन मिशनरी साहब गए थे, उनको उन्होंने पहले भगाने की कोशिश की तो वो नहीं भागे. उसके बाद वो बार बार 7 दिन तक चारों तरफ मंडराए और दूर से चिल्लाते थे कि आई हैव कम टू टेल यू अबाउट द वर्ड ऑफ जीसस. वो बेचारे कह रहे थे कि जी प्लीज लीव और आई विल सेंड यू टू जीसस. तो मान नहीं रहे थे. डिड दैट फॉर 7 days एंड वन फाइन मॉर्निंग अनसुपरवाइज्ड वो आप एक नाव लेकर के खुद ही चले गए एंड ही वेंट टू द आइलैंड and he was never seen again. ठीक है? That's a poetic death actually sir. क्योंकि मैं बोलूँ आपको बिल्कुल बाइबल की तरह ही खत्म हुआ है. जी नहीं सर बाइबल की तरह ही वो तो खत्म हुआ है ना भाई. 6 days the God made the world and the 7th day the God rested and then he also rested. यही तो कारण था ना कि वो 6-7 दिन इसीलिए चक्कर मार रहे थे. वो क्रिएशन की रूल्स फॉलो कर रहे थे अपनी तरफ से और फाइनल डे वो रेलेवेशन देने गए तो फेल दिया उनको. सर पर ये अंडमानीज के लिए भी डेंजरस था क्योंकि दैट पर्सन वाज कैरिंग वायरसेस. यस, डेंजरस वायरसेस. उससे वो पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकता था सर. गधे को ये नहीं पता कि अगर शर्ट से कांटेक्ट में आते थे ना, उसके शर्ट या कपड़े या कुछ भी चीज से कांटेक्ट में आते थे, तो उनके पास वो इम्यूनिटी नहीं है बर्दाश्त करने की, पूरा खत्म हो जाएंगे वो. अरे गधे, तुम्हें सर्दी खांसी भी रहती है ना, तो उसी से मर जाएंगे वो सारे के सारे. यस, सिर्फ सर्दी से मर जाएंगे. देखो धर्म जो है ना, या जो आपको गॉड है ना, वो इतना अंधा कर देता है कि पढ़ा लिखा इंसान भी ये चीज ध्यान नहीं देता. करेक्ट है सर. सिर्फ मैंने ये भी सुना यहाँ पे, पेनिशेज इज करेक्ट मी, मुझे पता नहीं फैक्ट्स इसके बारे में, पर बिकॉज दे डिड नॉट टच द नेचर, आई डोंट नो मे बी ये सही है गलत है, नेचर को उन्होंने टच नहीं किया तो मैनग्रोव्स वगैरह थे वहाँ पे, इसलिए जो है सुनामी से मरे नहीं वो लोग. दूसरे जगहों पे सुनामी एक्चुअली होता है, पीपल डाई. सो नेचर को हाथ नहीं लगाए, भूल के ये बच गए बाल बाल, सुनामी इनको बर्बाद नहीं करी. तो वहाँ पे कहाँ हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हो भाई, मुझे ये नहीं समझ में. मरने देखो सर क्या है ना, वो उसका टाइम आ गया था तो कुछ तो करेगा ना. चलिए सर, इसमें और एक इम्पोर्टेंट मैं ऐड करना चाहूंगा. प्रोफेसर लालजी सिंह, he is one of the pioneering professor of genetics from India. और वो सर CCMB से है, हैदराबाद CCMB. तो ये वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑफ इंडिया एक्चुअली. तो इन्होंने ये अंडमानीज आइलैंड के जो DNA है उसका स्टडी किया था सर. एंड ही फाउंड दैट अंडमानीज हैव बीन सेपरेटेड tens of thousands years. Sir, this is a very important point. अंडमानी जो पीपल थे वो 10,000 साल से भी सेपरेट है. मतलब इसका मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर. ये पॉइंट में इनफैक्ट फ्यूचर इसमें भी लेके आऊंगा. अगर 10,000 years पहले अगर ये सेपरेट हो रहे हैं, इसका मतलब इनमें ईरानियन जीन भी नहीं होना चाहिए सर.
जो ईरानियन फार्मर का जीन है वो भी बिल्कुल इसमें भी होना एब्सेंट चाहिए। है। अब जो भी Absolutely. नहीं सब्सिक्वेंटली दे फाउंड दैट इट इज एब्सेंट, बट Uh-huh. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग एक्चुअली। ये एक Uh-huh. मार्कर की तरह यूज होता है सर आजकल। Uh-huh. ये पॉपुलेशन का जो जीन है वो एज अ मार्कर की तरह यूज होता है, यू नो एज अ एंशियंट डीएनए की तरह यूज होता है। जस्ट इमेजिन दिस डीएनए इज Absolutely. प्रिजर्व्ड बाय नेचर And so well थ्रू preserved that years and years. I mean 10,000 years is a huge gap, sir. yeah, अपने पास yeah. एक भी स्केलेटन नहीं है 4,000 साल पहले का। वी डोंट हैव अ सिंगल एंशिएंट स्केलेटन 4,000 इयर्स बैक। एक स्वैट वैली का स्केलेटन था विच इज एक्चुअली फ्रॉम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड देयर इज वन मोर फ्रॉम अफगानिस्तान बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये इतने रेयर स्केलेटन है। जस्ट इमेजिन we have ancient DNA with us on Andaman Island. I mean, That is it's why like a it needs to be miracle. preserved. Needs to be preserved. Yes, that's why these islands are so separated and protected basically. तो ये हमें उसको ऐसे फ्लैशबैक ही देता है रहना हमको चाहिए। हिस्ट्री का एक यार, हिस्ट्री Yes, का हमको फ्लैशबैक देता है कि भाई yes. कैसे रहे होंगे वो, हम अभी इमेजिन कर सकते उस वक्त कैसे थे। And David Reich was so keen to get DNA from these people actually. So he collaborated with Professor No, no, Lalji no, Singh. no, no, no. नहीं हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया हो जाएगा। नहीं तो सर मैं ये मिला कह रहा हूँ, एक्चुअली। हाँ बोलिए बोलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक न्यूज़ फ्लैश था, वो मैं दिखाना चाह रहा था। आयो साहब ने एक न्यूज़ फ्लैश दिया है कि हमारे जो डैश के फैक्ट चेकर है ना, उनको धर लिया पुलिस ने। आई सी मुबारक, जुबेर है, जुबेर। हाँ, मुबारक हो। तो कहा जाता है ना, खड्डा मत खोदो, आप खुद ही गिरोगे उसमें। चले गए ना 295, खुद ही गए ना। Yes, he's a और bigot, बोलो he's नुपुर शर्मा, और बोलो नुपुर शर्मा। a scoundrel, he's a bigot actually. ओके सर आगे चलें। जी तो राज सर, ये जो डीएनए की बात कर रहे हैं ना, वो सेंटिनेल आइलैंड का नहीं है। बेसिकली नॉर्दर्न रीजन जो अंडमानीज है ना, वो एक्चुअली में वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन अवेलेबल है, दे इनफैक्ट इंटरेक्ट विद पीपल ऑल्सो। तो सेंटिनल आइलैंड में जाके नहीं लिया गया था, वो नॉर्दर्न पीपल का था, विच जिनका जीन एग्जैक्टली क्लोज टू सेंटिनल है। तो ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है उसने जो प्रिजर्व्ड रीजन है उसको वायलेट नहीं किया था। ये मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको। जब इन्होंने प्रोफेसर लालजी सिंह के साथ डिस्कस किया, तो लालजी सिंह के पास काफी इंडियन सैंपल भी थे। और दिस इज लाइक 2008-2009 की मैं बात कर रहा हूँ। और नहीं, उससे भी पहले, द पेपर वाज पब्लिश इन 2009, सो प्रोबेबली इट इज बिटवीन 2005 to 2009। दैट टाइम लालजी सिंह वाज वन ऑफ द बिग नेम। मतलब हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे तो ही इज लाइक अ बिग शॉट फॉर अस। सो उनके साथ एक थंगराज भी थे जो कि तेलंगाना से थे। वो भी इनकी लैब में जाके उन्होंने डीएनए सैंपल देख के आए पर्सनली। एंड उन्होंने एक थोड़ा सा, मैं अभी ये यस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अंडमान के। तो मैं एमटीडीएनए, थोड़ा सा मैं अभी साइंटिफिक जार्गन्स यूज करूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टर्म आपको एक्सप्लेन करूं। तो एक ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने शायद सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है। अगर आप सेल, मतलब अगर सेल को कोशिका बोलते हैं बेसिकली, तो अगर हम लोग वी आर मेड अप ऑफ ऑर्गन में आर मेड अप ऑफ टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल। तो उस सेल को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें छोटे छोटे डॉट्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है जो कि पूरे सेल का सेल से वो
एनर्जी लेते हैं और एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. सो एटीपी इज जस्ट लाइक अ बैटरी. एटीपी पे ही हम लोग अपनी जो भी हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी वीक हो गई है, तो ये एटीपी से रिलेटेड होता है. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली दिस इज अ बैक्टीरिया विच इज ट्रैप्ड a long time back in the evolution, in the process of evolution. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना खुद एक क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. अभी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं राज सर और कोराम सर? ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये हमेशा मदर से उसकी चाइल्ड को पास होता है. फॉर एग्जांपल जो फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता, सिर्फ मदर का जाता है. क्योंकि जब ये जर्म सेल फ्यूज होते हैं तो स्पर्म सेल और ओवम ऑफ अ मदर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उस ओवम से ओरिजिनेट होता है. तो ये भी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग जीन ट्रेस आउट करेंगे तो हमें देखेगा जो एबोरिजिनल्स थे उनके माइटोकॉन्ड्रिया प्रिजर्व्ड होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मिक्सिंग विद द जीन. जैसे अपने 23 क्रोमोसोम पेयर्स है, वो जब भी ये फ्यूजन होता है या फिर गैमेट्स जो बनते हैं, अपने जो जर्म सेल बनते हैं, उसमें काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो 23 क्रोमोसोम बनेंगे उनमें मिक्सिंग होगी, उसमें पोर्शन ऑफ डीएनए कट होगा, रिप्लेस होगा. ये काफी सारे प्रोसेसेस है जो अगर जैन सर होते तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं. तो ये जब फ्यूजन होता है, जरूर अगली वक्त हम देखेंगे. नहीं, हाँ, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसका डीएनए प्रिजर्व्ड होता है और उसका स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी माना जाता है. ओके और इसको ना साइंस ने साइंटिफिक मीडिया था उसने नाम ईव डीएनए दिया था. तो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन बहुत खुश हो गए थे इस पे. वो इसको एक एग्जांपल मानते थे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ईव, हिस्टोरिसिटी ऑफ ईव इज प्रूवन. पर ये एक बहुत ही हिलारियस पार्ट था. तो राज सर और कोरम सर इस पे कोई कमेंट करना चाहोगे? हेलो जी. हाँ जी, नहीं, थोड़ा सा आप मुझे फिर एक्सप्लेन करें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के से मदर टू ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जरा ये बोल दीजिए. ये कंप्लीट डीएनए है, बट ये डीएनए सिर्फ मदर से उसके दो मतलब अगर मतलब बॉय भी है या फिर गर्ल भी है, दोनों को ये ट्रांसफर होता है सर. मतलब फादर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कभी पास नहीं होता सर, सिर्फ मदर का होता है. और उससे क्या होगा? फादर भी तो उसके मदर का ही है ना भाई, फादर का भी तो नहीं सर. जैसे सपोज आफ्टर फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, एक स्पर्म है और एक ये है एग है, तो एग मदर से आता है तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें उसका जो डीएनए है वही उसके ऑफस्प्रिंग को मिलेगा. मतलब उसके जो बच्चे को है वही डीएनए मिलेगा सर. और अगर आप ट्रेस आउट करो सर फॉर एग्जांपल आपने अपने 1 जनरेशन पीछे गए तो जो भी पीछे गए, फॉर एग्जांपल फादर में जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी मदर में होगा, है ना. मदर में जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसकी मदर में होगा. तो अगर ऐसे ही हम लोग पीछे जाते जाएंगे ना सर, तो हमें एक पॉइंट पे ऐसे मिलेगा. अब मैंने ह्यूमन बॉटलनेक की बात की थी सर, राइट? उस टाइम पे 10,000 लोग थे. तो अगर आप पीछे जाते जाओगे तो आप you will stumble upon one single mitochondria which belongs to the aboriginal. For example, अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो 65,000 years back जो एक माइटोकॉन्ड्रिया वो एक सिंगल वुमन से निकला हुआ है सर. ये अगर मैं बोलूं तो आपको दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग डीएनए. तो इसको साइंस काफी साइंटिफिक जो मीडिया था उसको ईव डीएनए बोला था.
तो ईव डीएनए ये नाम सुनते ही अपने क्रिश्चियन बंधु बहुत खुश हो गए थे। बट ईव डीएनए सुने, मगर एडम्स कितने आए उसके पास? सर एडम्स का वाई क्रोमोसोमल डीएनए को एडम्स बोलते हैं सर। वो तो सही जो है, तो वाई ये तो क्रोम ईव डीएनए वो किस लिए गए? सिंबॉलिक उनका जो है, उनकी बाइबल से वो जस्टिफाई देखिए करना एक चाहते हैं ना। यस तो एडम्स कितने गए वो तो बोलो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ सर गया। आप तो भी तालियां कमाल कर रहे हैं सर, आप लोग भी। ये Understand लीजिए। the real action that must have happened to the lovely Eve. अच्छा तालियां आई ना, तालियां आ रही कि नहीं बताइए, आ रही है ना तालियां? बिल्कुल आ अब रही है समझ सर। गया, अभी अब समझ गया। अब ये असल में यही तो पॉइंट पे ड्राइव कर रहा था जब से पहले से। आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, बोला ये कहा यहाँ क्या है, आखिर है क्या माजरा? Because the Adam and Eve is a very boring story of a man Yes. and woman, but here Yes. is like a woman and the men and Many the Adams. and the many Adams. ओ तेरी। The Eve with many Adams बोल के एक दे सकते हैं आप इसको, ब्रैकेट में डालिए अगर इनको सच में अगर इनको बोलना है। Oh man, it's an Eve with many Adams. अरे सर मैं इसको और बढ़ा दूं, थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर दूं। यस यस प्लीज। Please. हाँ, अब लोगों ने कहा, आपने जैसे पनिशा जी ने कहा कि ईव डीएनए बहुत खुश हो गए थे वे, तो वो गधे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहले यही दिमाग में आया था कि ईव डीएनए नहीं, ईव जो है ना डैश हाउस होना चाहिए था, जहाँ पे ई समझ गए ना, जहाँ I पे got it. ट्रैवलर्स, I got it. जहाँ पे Exactly. जहाँ ट्रैवलर्स आते हैं और फिर सुबह चले जाते हैं। ये पिक्चर पेंट हुआ, ये पिक्चर पेंट हो रहा है। आप खुश क्यों हो रहे हो जनाब? Science is so brutally honest. Science is honest. पिक्चर तो कुछ उल्टा हो गया। आप पिक्चर जो तो कुछ ईव और को है। रेवरेंस दे रहे हो, आप ईव को रेवरेंस दे रहे हो, वो तो ठीक उल्टा है इसका फिगर। आप यहाँ वर्जिन बर्थ की बात कर रहे हो, यहाँ तो दिस इज इंटरेस्टिंग। सोचिए। सर और वर्जिन बर्थ से लड़का कैसे होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। अरे सर अब वो उस तो मम्बो औरत जम्बो होने में मत चाहिए। जाइए, वो तो खैर मैं क्या ही बोलूं। वो मतलब तो औरत वो होनी चाहिए। क्रिएशनिस्ट जितने भी है ना एब्राहमिक रिलीजन्स, उनका तो फंडा ही क्या ही अलग ही है। मतलब उनका तो कुछ और ही कहानी है। उनको तो शायद रहने ही दे। सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी है। बिल्कुल। खुद की लगा ली। खुद की लगा ली। तो क्या काफी यार। इंटरेस्टिंग हुआ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी हुई और ये काम जो था वो प्रोफेसर लालजी सिंह ने किया था। और फिर ये सैंपल्स लेके गए ये जो डेविड राइस थे, और उन्होंने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया है। मैं बस टेक्निक का नाम लेता हूँ, देयर इज नो आई थिंक पॉइंट टू एक्सप्लेन इट व्हाट इज इट, बट दिस इज एक्चुअली वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। एंड जैसे अगर डीन है आपके पास डीएनए है, डीएनए एनालिसिस टेक अ लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ मनी। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है वो आप शॉर्ट टाइम, ये माइक्रो एरेज होते हैं, उसमें शॉर्ट टाइम में आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये और इसमें खर्चा भी कम होता है। ओके, एंड this mitochondrial DNA of Indians is unique to the subcontinent. What it suggests? It suggests that on the maternal line, Indian ancestor had been largely isolated within the subcontinent for a long time, without mixing with the neighboring population to the west, east or north. इसका मतलब ये है जो ह्यूमन माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका हुआ 60,000 years बैक, 60 to 65 है ना। उसके बाद में जो फर्स्ट मेजर माइग्रेशन हुआ इरानियन माइग्रेशन, फॉलोड which was 9,000 years back and followed by a steppe migration which is approximately 4,000 years back. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो 65,000 years के बाद जो हमने हमारे ह्यूमन फर्स्ट टाइम आए थे उनका है। आप समझ रहे हो सर? इसका मतलब है जो मेजर माइग्रेशन था वो मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन था। एब्सोल्युटली।
because it is only logical. yes Because yes क्योंकि अगर आप biologically देखें, I don't know what people have been made to believe in the current generation. लेकिन बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो दो ही फिजिकल या हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल डोमिनेंट स्पीशीज में सेक्सेस होते हैं, जो जहां हम बात कर रहे हैं होमोसेपियंस की, और वहां हम ये पाते हैं कि जो मेल फॉर्म है वो यूजुअली एक्सप्लोरेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और स्टडीज से यही मिला है कि द टास्क वाज हंटर गैदरर, एक्सप्लोरेशन, मैप मेकिंग। तो ब्रेन डेवलपमेंट और क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज भी इसी वजह से होती है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। एंड सेकंड हम देखते हैं कि जो फीमेल क्लासेस हैं या फीमेल सेक्स है, दे वेर गुड एट होम कीपिंग, हाउस कीपिंग, एंड मेकिंग keeping children safe, educating children, making children learn about various stuff, upbringing them and making them into young talented adults. So they still are good at that. So some things are just hardwired genetically. किसी की बकवास कर देने से वो बातें बदल नहीं जाती सर। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं इंपॉर्टेंट अभी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन कॉन्ट्रास्ट, अ गुड फ्रैक्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम इन इंडिया passed from father to son showed closer relatedness to West Eurasian, Europeans, Central Asians, Near Easterner, suggesting mixture. This is an important point. जो ये मिक्सचर है वो जो एबोरिजिनल पीपल थे उनका पहले हुआ ईरानियन फार्मर से 9000 years बैक, और उसके बाद में हुआ स्टेप्पे पास्टोरलिस्ट से which was 4000 years back. तो there were like I think I don't remember how many, I think 87 samples, I'm afraid no, it should be more than that, around 200 samples थे उनके पास individuals के, and this is the whole map actually. If you look at this map is called principal component analysis, okay, PCA. So राज सर आपने ये सुना होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्योंकि ये इसमें काफी यूज होता है इकोनॉमिक्स में। कंपोनेंट एनालिसिस, यस yes. So what it does actually, the see, we get a reading on microarray. So each microarray of an individual is transformed into a statistical point, and that point is analyzed through eigenvector. and आपको दो चीज यहाँ पे एक छोटा सा मिसिंग है, ये है PC1 और ये है PC2, है ना। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा जरूरत है, बट उससे क्या होता है, उससे ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स एक्सिस पे जीडीपी लिया और वाई एक्सिस पे परचेस पावर पैरिटी जो बोलते हैं ना सर, करेक्ट मी इफ आई एम यूजिंग ए रॉन्ग वर्ड, बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपर्ट। हालांकि वो थ्योरम अलग है, लेकिन यहाँ वो चीज इससे करेस्पॉन्ड नहीं करती पीपीपी, लेकिन एग्जैक्टली कह सकते हैं, मैंने मोटा मोटा समझाने के लिए बताया। तो बेस्ड ऑन हाई जीडीपी टू हाई पीपीपी, मिडल जीडीपी टू मिडल पीपीपी, हाई ऐसे आपको ना काफी ग्रुप्स मिलेंगे। तो बेसिकली ये मैप क्या करता है, जैसे आपके पास 200-300 इंडिविजुअल सैंपल्स है तो उसको ग्रुप करेगा ये, और एंड ये डायरेक्शनल ग्रुप होता है, मतलब इट विल पॉइंट टू सम। ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा सर, सुनिए। यस प्लीज मैं आसान भाषा में इनको समझा देता हूँ। एक्चुअली आप जो कह रहे हैं मैं तो समझ रहा हूँ कि वो आप क्या बता रहे हैं कि क्लस्टर पॉइंट्स जहाँ है उसके क्लस्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इनको समझाने के लिए और आईओ को छोड़ के, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको भी समझ में आ रहा है, बाकी लोगों के लिए सर एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, आईओ सर भी है क्या आज? ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा ना कि एक बॉलर जब 8-10 ओवर डाल लेता है तो एक ग्राफ दिखाता है जहां बॉलर के हाथ से वो येलो, ब्लू, ग्रीन कलर की लाइंस दिखाते हैं, और उसकी गेंदें कहाँ उस ओवर में उसने पिच करी वो दिखाता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वो एक क्लस्टर आपको दिखाता है कि गुड लेंथ पे बॉल डाल रहा है या शॉट डाल रहा है, पता है आपको, इस तरह से वो दिखाता है क्रिकेट में। तो ये वही एग्जांपल है सर, बस इतना ही आप समझिए। वंडरफुल राज सर, आई मीन क्या आपने एग्जांपल दिया, जबरदस्त। चलो एनीवे सर, अभी आप समझ में आ जाएगा उनको। तो ये एक है यूरोपियन पॉपुलेशन। अभी ये क्यों किया, ये इसलिए किया जैसे मैंने पहले बोला था कि एडमिक्सचर हुआ था,
तो ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो एग्जैक्टली क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए, और ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास एंशियंट डीएनए के सैंपल 2009 में नहीं थे। ओके, एंशियंट जी। डीएनए मतलब क्या, राखीगढ़ी में जो आपको स्केलेटन मिला है उसके ईयर में जो हड्डी होती है, उस हड्डी को लेकर पहले पाउडर बनाते हैं, उसका डीएनए सैंपल सीक्वेंस बनाते हैं, और उससे पूरा आपको उसका डीएनए मिलता है। अपने पास अभी तक सर, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अपने पास इंडिया में एक ही एंशियंट डीएनए मिला है, which is so sad. And fortunately, in Sinoli there are 4 to 6 skeleton found, जो कि अभी नीरज राय इस पे काम कर रहे हैं। तो प्रोबेबली इन द सब्सिक्वेंट कपल ऑफ इयर्स आई होप कि हमारे पास बेटर रिजल्ट होंगे जो सिचुएशन को अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे। तो अगर आप ये देखोगे कि यहाँ पे दो पॉपुलेशन के साथ उन्होंने कंपेयर किया, एक यूरोपियन एंड दूसरा है ईस्ट एशियन। अब ये दोनों उन्होंने क्यों चुने, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये मैं यहाँ पे फिर से जाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडो यूरोपियंस जो पॉपुलेशन है ना, द्रविडियन पॉपुलेशन है। द्रविडियन में आपको इंडो यूरोपियन की भी कुछ परसेंटेज ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, बट ये जो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन है विच इज ऑस्ट्रेलो एशियाटिक, ये अंडमानीज से कंप्लीटली मतलब काफी सारा करस्पॉन्ड करता है। और ये जो फोर्थ पॉपुलेशन है साइनो तिबेटियन, ये चाइनीज से कंपेयर करता है। तो उस टाइम पे अंडमानीज का उनके पास सैंपल नहीं था, उनके पास क्या था, यूरोपियन विच इज क्लोजर टू this Indo-European clan plus to lower extent Dravidian clan, and उनके पास दूसरा ये ग्रुप था जो कि चाइनीज का था, and that is the reason why they I hope I am able to convey the message properly. तो उन्होंने यूरोपियन का जीन कंपेयर किया एंड चाइनीज का जीन कंपेयर किया। अभी इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलती, जो अभी आप यहाँ पे दो डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये दो डॉटेड लाइन एक्चुअली डायरेक्शन बयान करती है। जैसे उनके पास जितने सैंपल थे ये पूरे सैंपल इसमें आते हैं, और अगर आप डायरेक्शन इसकी देखोगे, जैसे इसमें इंडो यूरोपियन स्पीकर भी है, द्रविडियन स्पीकर भी है, ऑस्ट्रेलो एशियाटिक पीपल भी है, तो ये पूरी डायरेक्शन आपको यूरोपियंस की तरफ ही मिलती है। और अगर आप देखोगे तो इंडो यूरोपियन स्पीकर्स आर मच क्लोजर टू यूरोपियन देन द द्रविडियन स्पीकर। इसका मतलब percentage of Indo-European gene which is called steppe gene would be more in Indo-European speaker than the Dravidian speaker, और उसके स्टैटिस्टिक में सब्सिक्वेंट स्लाइड में दिखा रहा हूं। तो और इसमें अगर आप देखोगे तो ये आउटलायर्स है, बेसिकली ये ऑस्ट्रेलो एशियाटिक पीपल है जो कि अपने अगर फिर से मैप दिखाऊं आपको। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं ऑडियंस के लिए, यहाँ जो बात हो रही है इसका मतलब आप ये मत समझ लें कि मैं तमिलनाडु की बात कर रहे हैं पनेशिया साहब, ठीक है। When we are talking about these, we are talking about ancient aboriginal people जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ उनकी बात हो रही है, वहां की जीन मिक्सिंग। आप एकदम वो 90s अभी के करंट भी सिचुएशन में आकर के जो है ना, नीचे बत्ती मत लगा लेना, सुलगा लेना खुशी से, ये यहाँ देखो प्रूफ हो गया, है ना, अंबेडकर सही थे, मूल निवासी एक्सेट्रा, तो बत्ती मत लगा लेना, इसलिए मैंने बीच में बोल दिया। पर सर द्रविडियंस में भी आपको स्टेप पे जिन मिलेंगे। वही तो बात है ना कि इट प्रूव्स अदरवाइज। इट प्रूव्स अदरवाइज। हम जो बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया वो मूल निवासी जो पॉपुलेशन है ना, वहां की बात ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप कुछ मत हो जाइए। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, इसमें जब अंडमानीज का बाद में डाला गया, मतलब ये इस यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि 2009 के पेपर में अंडमानीज जीन का ना उनके पास वो नहीं था, डेटा नहीं था, सो इट वाज कंप्लीट आउटलायर। प्रोबेबली आई एम नॉट टू श्योर वेदर, मतलब मैं ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ, इट यू मे फाइंड इट हियर। सो अंडमानीज एग्जैक्टली डिफरेंट डायरेक्शन में थे। Instead of this, they should have taken Andamanis and they should have drawn it. Yeah, Free Singh Sahab,
आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो उस पे बड़े-बड़े एक किताब की थंबनेल लगी हुई है। उन्हीं के अच्छा, ऑथर से बात हो रही है, तो आप उन्हीं को पढ़ लें जाके। ये बातें जो है एग्ज़ैक्टली। ना वो वहीं से कोट हो रही हैं। प्लीज़, चैप्टर डॉक्टर 6, डेविड राइट। yes, Dr. David Reich, and chapter 6, who we are and how we got here. This is the name of the या book. उसके या चैप्टर 6 में जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रहा है उस पे हम लोग बात कर रहे वी आर हैविंग अ डिस्कशन। यस। हैं। ओके, ओके। सो अभी आगे चलें। तो entire genome of Indians are actually divided into two ये ancient class of gene. One is ancestral North Indian and ancestral South Indian. अभी इस यहाँ पे डेविड राइच जो है वो यहाँ पे नाम देना चाह रहे थे वेस्ट यूरेशियन, और इसको देना चाह रहे थे इंडियन। पर उस टाइम पे क्या हुआ, उनका एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ प्रोफेसर लालजी सिंह के साथ, और लालजी सिंह ने उसको परमिशन दे नहीं दी ऐसा करने के लिए। उसके पीछे ये रीजन था, ये इससे काफी पॉलिटिकल वो टर्मोइल हो जाता इंडिया में एटलीस्ट। सो फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट ही कंप्लीटली रिफ्यूज्ड, एंड इनफैक्ट वो इतने ये पॉलिटिक्स आ मतलब गया बीच में। रिजल्ट रिजल्ट देख के वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को राइट ऑफ करने का धमकी दी दी उनको। सो वो डर गए बेसिकली। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वेस्ट यूरेशियन वर्ड, he replaced it by ancient North Indian, ANI, and ancestral North Indian and ancestral South Indian. तो यहां से ये वर्ड आ गए। मतलब ये क्या है, ये जो है ये जीन पूल को बता रहा है, which might be crossed at a particular period of time. Let me say X. Okay, this जी X could be 10,000 years, it could be sorry, more than 10,000 years, it could be 9,000 years, it could be 4,000 years. तो ये हमें नहीं पता एक्चुअली। ये सब्सिक्वेंट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने किया। मेरे ख्याल से सर अभी 1.5 घंटे हो गए हैं, तो इसको हम सेकंड पार्ट में कर लें तो बेहतर होगा। यस यस यस। तो मैं यहां तक ही बताना चाहूंगा कि ये पूरा पॉपुलेशन इंडिया का उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एंड एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। तो यहां जी तक हम लोगों की स्टोरी होगी। जी। तो मैं चाहूँगा कि आज की जो हमारी स्ट्रीम है, ये क्लोज़ स्ट्रीम है एंड दिस इज़ हाइली एकेडमिक, ओनली फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो आज हम इसको यहीं पे क्लोज़ करेंगे एकेडमिक स्ट्रीम को, और नेक्स्ट में हम पेनिशिया साहब इसको कंक्लूड करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ नेक्स्ट स्ट्रीम में ज्वाइन करें। अगली स्ट्रीम में मेरी प्रेजेंटेशन होगी, जहाँ पे मैंने आपको कल एक स्नीक पीक दिखाई थी कि चेंजेस इन कुरानिक मैन्युस्क्रिप्ट्स विद फोटोग्राफिक एविडेंसेस। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। डिस्टोपिया टू रीजन से हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड थैंक you very much, Dr. Sahab, for joining us today. Yeah, thank you. Pleasure is all mine, sir. Thank you. Thank you very much.